नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ो कहानी में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और आज हम लेकर आए हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास परिणीता का भाग 2। नवीन ने भूल तथा सूट जोड़कर रुपए गुरचरण बाबू से लिए। अब कुछ भी बाकी नहीं रहा गया। तमस्सुक वापस करते समय उन्होंने गुरचरण बाबू से पूछा, कहो गुरचरण बाबू, यह इतने रुपए तुम्हें किसने दिए? नवीन राय अपने रुपए पाकर तनिक भी खुश नहीं हुए। रुपए वापस लेने की न तो इच्छा ही थी और न ही वो गुरचरण बाबू से ऐसी उम्मीद करते थे। उनके हृदय में तो एक दूसरी ही धारणा थी कि वह गुरचरण बाबू का मकान गिराकर उस पर अपना दूसरा महल खड़ा करेंगे। वह इच्छा पूरी न हुई। इसी कारण वह आवेश में आकर व्यंग्यपूर्वक कहने लगे, वह क्यों न मनाही की होगी भैया गुरचरण, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सारा दोष और लगाव तो मेरा है जो मैंने तुमसे रुपयों का तकाजा किया। यही कलयुग की उल्टी माया है। दुखपूर्ण शब्दों में गुरचरण बाबू ने कहा, भैया आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने तो केवल आपका रुपया अदा किया है। आपकी दया का बोझ मेरे ऊपर सदैव रहेगा। मैं उससे कभी ऋणमुक्त न होऊंगा। नवीन बाबू यह सुनकर मुस्कुराए। वह बड़े ही पक्के जो ठहरे। यदि वह ऐसे पक्के न होते तो केवल गुड़ के ही व्यापार से इतनी अधिक धनराशि न इकट्ठा कर पाते। वे बोले, भैया तुम कुछ भी क्यों न कहो, परंतु ऐसे विचार होने पर वास्तव में पूरा रुपया इस प्रकार ना अदा करते। मैंने तो केवल रुपए मांगे थे, वह भी तुम्हारी मामी की बीमारी के लिए। अच्छा खैर, ये तो बताओ कि कितने रुपए सूद पर मकान को रहन रखा है? ना तो घर ही रहन किया और ना ब्याज ही कुछ तय हुआ है। नवीन राय को तनिक विश्वास न हुआ। उन्होंने पूछा, अरे क्या इतने रुपए बिना लिखा पढ़ी? हाँ दादा, ऐसा ही है। बहुत ही सज्जन लड़का है। ऐसा जान पड़ता है कि दया मूर्ति है। लड़का? कौन सा लड़का? गुरुचरण बाबू ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जो कुछ कह डाला वह नहीं कहना चाहिए था। गुरुचरण बाबू को चुप देखकर नवीन राय समझ गए कि वह कुछ भी बताना ठीक नहीं समझते। इस कारण मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा बताना मना है तो ना बताओ, जाने दो। फिर भी सुनो, मैंने दुनिया के सभी रंग देखे हैं। कोई भी बिना मतलब रुपए निकाल कर नहीं देता। कहीं ऐसा ना हो कि आगे किसी परेशानी का शिकार बन जाओ। इसीलिए तुमको अभी से चेतावनी दे रहा हूं। गुरुचरण बाबू कुछ उत्तर न देकर तमस्सुक हाथ में लेकर चल दिए। चलते समय नवीन राय को उन्होंने नम्रतापूर्वक नमस्कार किया। अपने स्वास्थ्य सुधार हेतु भुवनेश्वरी प्रायः पश्चिम के किसी शहर को चली जाया करती थीं। जलवायु बदल जाने से उनका अजीर्ण रोग बहुत कुछ दब जाता था। उसी रोग के बहाने नवीन राय गुरचरण बाबू से कड़ा तकाजा कर बैठे थे। अब भुवनेश्वरी की भी तैयारी पश्चिम जाने के लिए होने लगी। अन्नाकाली शेखर के कमरे में पहुंची और बोली, शेखर भैया, आप लोग कल ही बाहर जा रहे हैं? इस समय शेखर अपना सामान संभालकर रखने में लगा हुआ था। उसने ऊपर देखकर अन्नाकाली से कहा, मेरी प्यारी बहन, जाकर दीदी को तो बुला ला। उसे भी जाने के लिए जो कुछ ठीक करना हो कर जाए। अभी तो मुझे सैकड़ों काम करने बाकी हैं। समय भी अधिक नहीं है। शेखर का ख्याल था कि हर साल की तरह ललिता भी जाएगी। गर्दन हिलाकर अन्नाकाली ने कहा, इस बार दीदी साथ नहीं जाएंगी? क्यों नहीं जाएंगी? वाह, आपको ये भी पता नहीं, इसी माघ फागुन में शादी करने के लिए पिताजी उसके वर की तलाश कर रहे हैं। यह सुनते ही शेखर दुखी हो गया। उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, भौचक्का सा देखता रहा। जो कुछ अन्नाकाली ने घर से सुना था वह सब विवरण के साथ शेखर को सुनाया। उसने कहा कि शादी में जो भी खर्च होगा गिरीन्द्र बाबू देंगे। लड़का भी हर प्रकार से योग्य होना चाहिए। योग्य वर की खोज में पिताजी आज भी दफ्तर नहीं जाएंगे। वे गिरीन्द्र बाबू के साथ वर देखने जा रहे हैं। इन सभी बातों को शेखर ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उसके हृदय में तरह तरह की भावनाएं उठने लगीं। उसने देखा है कि इधर ललिता उसके पास बहुत ही कम आती है। अन्नाकाली फिर बोली, भैया, गिरीन्द्र बाबू बहुत ही भले आदमी हैं। मजली दीदी के ब्याह में हमारा मकान ताऊजी ने रहन रखा था। इस बात को सोचकर बाबूजी कहते थे कि 2 माह बाद घर हाथ से निकल जाएगा और सड़क की ठोकरों का सामना करना होगा। इसी बात पर दया सागर गिरीन्द्र बाबू ने बाबूजी को कर्जा का सारा रुपया दे दिया। छोटी दीदी कल कहती थी कि अब हम लोगों को घर छोड़ने का भाई नहीं रहा। सच है ना शेखर दादा? इन बातों को अन्नाकाली से सुनकर शेखर अवाक हो गया और कुछ भी उत्तर न दे सका। शेखर को चुप देखकर अन्नाकाली ने पूछा, क्या सोच रहे हो दादा? यह सुनकर शेखर चौंक पड़ा और बोला, जा दीदी को जल्दी बुला तो ला। यह बता देना कि मैंने बुलाया है, जरूरी काम है। दौड़ती हुई जा। तुरंत दौड़ती हुई अन्नाकाली ललिता को बुलाने गई। उसके जाने पर शेखर भावनाओं के सागर में उथल पुथल मचाने लगा। सामने संदूक खुला व ज्यों का त्यों बैठा रहा। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या साथ ले जाए और क्या नहीं।
उसके नेत्रों में चकाचौंध प्रतीत होने लगा। शेखर के बुलावे को सुनकर ललिता तुरंत ऊपर आई, परंतु कमरे में जाने के पूर्व उसने शेखर को बड़े गहरे विचारों में निमग्न सा देखा। शेखर जमीन की ओर ताक रहा था। सामने संदूक खुला पड़ा था। चेहरे पर चिंता की रेखा झलक रही थी। शेखर की ऐसी दशा तथा उसकी ऐसी मुखाकृति ललिता ने पहले कभी न देखी थी। वह आश्चर्य में पड़ गई, साथ ही साथ उसे भय भी हुआ। डरते हुए धीरे धीरे वह शेखर के पास आई। उसको देखते हुए शेखर ने कहा, आओ ललिता, बैठो। शेखर को मानो अब स्वप्न से कुछ छुटकारा मिला। बड़े ही मंद स्वर में ललिता ने पूछा, मुझे आपने बुलाया था? हाँ। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, ललिता, कल सवेरे की गाड़ी से माँ के साथ मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ। हो सकता है कि इस बार लौटने में देर हो जाए। यह चाबी लो, तुम्हारी आवश्यकता के रुपए दराज में हैं। प्रतिवर्ष ललिता बड़े उत्साह से भुवनेश्वरी के साथ जाया करती थीं। उसको स्मरण हुआ कि कितने उत्साह के साथ वह सभी सामान संभालकर इसी बक्स में रखा करती थी। आज उसे खुले हुए संदूक को देखकर दुख हो आया। शेखर खांसकर गले को साफ करते हुए उसकी ओर देखते हुए बोला, ललिता, देखो, बहुत होशियारी से रहना। फिर भी यदि तुम्हें कोई जरूरत लगे तो भैया से मेरा पता लेकर बिना संकोच मुझे लिखना। दोनों ही चुप रह गए। ललिता मन ही मन अनुमान करने लगी कि शायद शेखर को मालूम हो गया कि इस बार वह उनके साथ नहीं जाएगी। साथ ही मन यह भी सोचा कि शायद उन्हें मेरे न जाने का कारण ज्ञात हो गया होगा। इस बात को सोचकर वह मानो शर्म से जमीन में धंस गई। एकाएक शेखर ने कहा, ललिता, अब तुम जाओ। तुम्हें मालूम है कि मुझे बहुत से काम करने हैं। काफी समय हुआ है, ऑफिस भी जाना है। ललिता उसी संदूक के सामने आकर बैठ गई और कहने लगी, जाओ, ऑफिस जाने की तैयारी में लगे रहो। मैं सब सामान ठीक से रख देती हूँ। अच्छा, इससे भली और क्या बात हो सकती है। ललिता को चाबी का गुच्छा देकर शेखर बाहर जाने लगा। जाते समय कुछ ख्याल हुआ आया, अतः दरवाजे के पास खड़े होकर उसने कहा, मुझे क्या क्या आवश्यकता है यह तुम्हें मालूम है ना? ललिता संदूक के अंदर की वस्तुएं एक एक करके देखने लगी। शेखर की बात का कोई भी उत्तर नहीं दिया। शेखर ने नीचे जाकर माँ से पूछकर मालूम किया कि अन्नाकाली ने जो कुछ कहा वह सब सत्य है। गुरचरण बाबू ने पूरा कर्जा अदा कर दिया। ललिता के लिए योग्य वर की खोज है, यह भी सत्य है। तत्पश्चात कुछ और पूछकर वह स्नान करने के लिए चला गया। लगभग 2 घंटे के पश्चात नहा खाकर शेखर अपने कमरे में कपड़े पहनने के लिए आया। कमरे में आते ही उसने जो देखा उसे देखकर वह एकाएक आश्चर्य में पड़ गया। इन 2 घंटों में ललिता ने कुछ कार्य नहीं किया था। वह बक्स के पास मन मारे माथा टेके खामोश बैठी थी। शेखर के आने की आहट से उसने झट सिर उठाया और फिर तुरंत गर्दन नीची कर ली। रोते रोते उसकी आंखें फूल आई थीं। शेखर की नज़र उसकी आंखों पर आवश्यक पड़ी, परंतु उसने न देखने का बहाना किया। वह चुपचाप अपने दफ्तर के कपड़े पहनने लगा। कपड़े पहनते ही सहज भाव ने उसने कहा, अभी रहने दो ललिता, इस समय तुमसे यह सब न हो सकेगा। दोपहर में आकर रख जाना। यह कहकर शेखर ऑफिस चला गया। उसने ललिता के मनोभाव को पूर्ण रूप से समझ लिया था। फिर भी हर बात को बगैर सोचे समझे कह डालना वह उचित नहीं समझता था, और ना तो उसकी हिम्मत ही हुई। वह उसी दिन मामा को चाय देने के समय कमरे में आई तो वहां शेखर को भी उपस्थित देखकर दंग रह गई। वह यात्रा पर जाने के पहले गुरचरण बाबू से मिलने के लिए आया हुआ था। ललिता ने चाय तैयार करके गिरेंद्र और मामा के सामने 2 कपों में लाकर रख दी। गिरेंद्र ने पूछा, क्यों ललिता, शेखर बाबू को चाय न दोगी? मीठी स्वर में ललिता ने कहा, ललिता ने एक दिन ऐसा भी कहा था कि शेखर दादा चाय नहीं पीते और अन्य को पीने भी नहीं देना चाहते। तत्काल गिरेंद्र को वही बात याद आ गई थी। हाथ में चाय का कप लेकर गुरचरण बाबू ललिता के लिए ढूंढे गए वर की बात कहने लगे। लड़का अच्छा है, बीए में पढ़ रहा है। यह सब कह चुकने के पश्चात फिर बोले, फिर भी तो वह लड़का गिरेंद्र को न भाया। इतना जरूर है कि लड़का विशेष साफ और सुंदर नहीं है, फिर भी शादी के बाद कौन रूप रंग और सुंदरता देखता है, और यह रंग रूप काम भी क्या आता है। मर्द की अच्छाई तो उसके गुणों में होती है। गुरचरण बाबू की एकमात्र इच्छा यह थी कि किसी तरह ललिता का पानी ग्रहण हो और उनके सिर से यह बोझ उतरे। आज ही शेखर का परिचय गिरेंद्र को यहीं पर बैठे हुए हुआ था। गिरेंद्र को देखकर शेखर को कुछ हंसी आई और उसने कहा, आखिर गिरेंद्र बाबू को क्यों लड़का अच्छा नहीं लगा? लड़का भी पढ़ता है, उम्र भी ठीक है, फिर तो कोई कमी ही नहीं है। सुपात्र के यही सब गुण हैं। गिरेंद्र को लड़का पसंद क्यों नहीं है इस बात शेखर समझ चुका था। उसे भविष्य में भी कोई लड़का भला न मालूम होगा। गिरेंद्र ने इस बात का कुछ उत्तर नहीं दिया। उसका मुंह आरक्त हो उठा। शेखर ने उस आरक्त मुखाकृति को भी देख लिया। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, काका जी, कल मैं माँ को लेकर प्रयाग जा रहा हूँ, परंतु याद रखिएगा
ठीक समय पर शुभ कार्य की खबर अवश्य दीजिएगा। गुरुचरण बाबू ने उत्तर दिया, क्या कहते हो बेटा, तुम ही तो मेरे सब कुछ हो, मेरा है कि कौन। फिर ललिता की माँ की अनुपस्थिति में कोई काम भी तो नहीं हो सकता, क्यों बेटी। इतना कहकर गुरुचरण बाबू मुस्कुराए और ललिता की ओर देखा, मगर ललिता को वहां न देखकर बोले, आखिर ललिता यहाँ से कब चली गई। शेखर ने कहा, ज्यों ही ये बात चिड़ी, वह चली क्यों न जाए। अत्यंत गंभीर भाव से गुरुचरण बाबू ने कहा, वह चली क्यों न जाए, आखिर वह भी सयानी हुई, समझ भी उसकी कम नहीं है। उन्होंने गहरी सांस ली और कहने लगे, मेरी पुत्री ललिता सरस्वती और लक्ष्मी का सम्मिलित स्वरूप है। ऐसी लड़की होना ही कठिन है। ऐसी औलाद बड़े पूजा पाठ करने के बाद ही मिलती है शेखर भैया। यह बात उनके मुख से निकलते ही उनके दुबले मुख पर एक प्रकार की चमक दौड़ गई। उनकी ऐसी अवस्था देखकर गिरेंद्र तथा शेखर दोनों में श्रद्धा का बहाव उमड़ आया। ललिता अपने विषय की बात होते देखकर वहां से चली आई और सीधे शेखर के कमरे में पहुंची। उसने शेखर के बक्स को खींचकर रोशनी में किया और सभी कपड़े तथा आवश्यक सामान उसमें रखना शुरू किया। उसी समय शेखर भी वहां आ गया। शेखर के आते ही ललिता की दृष्टि उस पर पड़ी और वो एकाएक चक्कर में पड़ गई, कुछ बोल न सकी। जिस प्रकार किसी मुकदमे का हारा मुवक्किल एकदम निर्जीव सा हो जाता है, बोल नहीं पाता, उसकी सूरत बिगड़ जाती है, उसको पहचान सकना भी कठिन हो जाता है, ठीक वैसे ही हालत उस समय शेखर की थी। अभी 1 घंटे में ही शेखर की मुखाकृति ऐसी बदल गई थी कि ललिता उसे पहचान नहीं पा रही थी। न जाने कैसी उदासी और परेशानी शेखर के मुख पर छाई थी। मालूम होता था कि उसका सर्वस्व लुट चुका है। उसने कुछ भारी तथा सूखे स्वर में पूछा, ललिता, क्या कर रही हो। शेखर की दशा देखकर ललिता हैरान थी। वो उसके पास आई और पकड़कर बोली, क्या हुआ भैया, इतना परेशान क्यों हो। ललिता को दिखाने के लिए शेखर थोड़ा मुस्कुरा दिया और बात बनाते हुए बोला, कहाँ, हुआ तो कुछ भी नहीं। ललिता के स्नेह भरे हाथों के छूने से उसमें कुछ जान आ रही थी। पास ही पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए शेखर ने कहा, क्या कर रही हो ललिता। ललिता ने उत्तर दिया, आपका ओवरकोट रखने को रह गया था, उसे ही बक्स में रखने आई हूं। बड़े ही चाव से शेखर उसकी बातें सुन रहा था। ललिता कहती गई, पिछले साल गाड़ी में तुम्हें सर्दी से बड़ा ही कष्ट हुआ था। कोट तो तुम्हारे पास थे, किंतु बड़ा और मोटा कोट कोई भी नहीं था। इसी कारण वहां से लौटने पर ये ओवरकोट तुम्हारे नाप का बनवा लिया था। ये कहकर ललिता ने कोट को यथास्थान रख दिया और शेखर से कहा, भैया, सर्दी के समय अवश्य पहन लेना। अच्छा, कहकर शेखर थोड़े समय तक ललिता की ओर एकटक देखता रहा। फिर उसने एकाएक कहा, नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ललिता ने कहा, क्या नहीं हो सकता भैया, क्या इस कोट को नहीं पहनोगे। शेखर ने बात बताते हुए कहा, ऐसी बात नहीं, दूसरी बात है। नहाकर उसने ललिता से पूछा, क्या माँ का भी सामान ठीक हो गया है। ललिता, हाँ, मैंने ही तो दोपहर को बांधकर ठीक कर दिया है। ये कहते हुए सब सामान देखकर ललिता ने बक्स बंद कर दिया। थोड़ी देर पश्चात शेखर ने ललिता से पूछा, अच्छा, अब मेरा अगले वर्ष से कैसे क्या होगा। क्यों। ललिता, इस क्यों का मुझे पूर्ण अनुभव हो रहा है। वास्तव में ये बात शेखर के मुंह से निकल तो गई, किंतु उस बात को बदलते हुए हंसी के साथ उसने कहना शुरू किया, अच्छा ललिता, दूसरे घर जाने से पहले ये बताती जाना कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्या क्या है और क्या नहीं है, कौन वस्तु कहाँ आवश्यक है। इस सब की जानकारी मुझे अवश्य करा देना, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न उठानी पड़े और समय पर सभी चीज़ें मिल भी सके। थोड़ा सा चिढ़कर ललिता ने कहा, अरे जाओ। शेखर को हंसी आ गई। वो बोला, केवल जाओ कहने से तो काम न बन सकेगा। ललिता, ये सत्य है, आखिर तुम ही सोचो कि मेरा काम आगे कैसे चलेगा। मेरी इच्छाएं तुम्हें मालूम है कि बड़ी हैं, परंतु उसकी पूर्ति की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। फिर सब काम नौकरों द्वारा नहीं कराए जा सकते। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मामा की तरह सादा जीवन बिताना पड़ेगा। कुर्ता और धोती पर ही बसर होगी। खैर, कुछ भी हो, परमात्मा की जैसी इच्छा हो। ललिता शर्माकर चाबियां फेंक कर चली गई। उसको जाते देखकर शेखर ने जोर से आवाज दी, ललिता, सवेरे अवश्य आ जाना। परंतु ललिता ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। वो तेजी से दूसरी मंजिल पर चली गई। वहां उसने अन्नाकाली को चांदनी के प्रकाश में माला बनाते हुए देखा। उसके निकट आकर ललिता ने कहा, अन्नाकाली, ओस में बैठकर क्या बना रही है। अन्नाकाली सिर झुकाए हुए बोली, माला बना रही हूं। आज रात मेरी लड़की का विवाह है ना। मुझे तो तुमने इसके बारे में बताया भी नहीं। अन्नाकाली, पहले से कोई तय न था दीदी। अभी तो पिताजी ने पत्र देखकर बताया है कि आज के अलावा इस महीने में कोई लगन नहीं है। कन्या बड़ी हो गई है, यदि ब्याह न हुआ तो सब लोग चिढ़ाएंगे। आज ही शुभ मुहूर्त में ब्याह हो जाएगा दीदी। हाँ, 2 रुपए दो, बारातियों के लिए मिठाई मंगवा लो। ललिता ने हंसी में कहा, वाह, केवल पैसों की आवश्यकता पड़ने पर छोटी दीदी की याद आती है। जा, मेरे तकिए के नीचे से ले आ। किंतु ये तो बता अन्ना,
कहीं गेंदे के फूलों से ब्याह हुआ करता है? गंभीरता के साथ अन्ना काली ने उत्तर दिया, दूसरे किसी फूल के ना मिलने पर गेंदे के फूलों की वरमाला बना लेना क्या हर्ज है? मैंने तो इसी तरह तमाम लड़कियों का ब्याह गेंदे के फूलों से किया है दीदी, मुझे सब बातें ज्ञात हैं। ये कहकर वो मिठाई लेने चली गई। ललिता वहीं पर बैठकर माला गूंथने लगी। थोड़ी देर पश्चात अन्ना काली ने वापस आकर कहा, सभी को तो न्योता दे चुकी हूँ, केवल शेखर भैया को देना बाकी है, उन्हें भी न्योता दे आऊं, नहीं तो बुरा ना मान जाए। ये कहती हुई वो तुरंत शेखर के कमरे की ओर चली गई। अन्ना काली पूरी दादी है, सभी काम नियमन पूर्वक करती है। वो उम्र में तो छोटी है किंतु बुद्धि उसकी बड़ी तीव्र है। शेखर को बुलावा देकर वो नीचे आई और ललिता से बोली, शेखर भैया ने एक हार मांगा है, जाओ जल्दी से दे आओ। मैं यहाँ का सारा काम पूरा करती हूँ, अब मुहूर्त का समय आ गया है, देर करने की आवश्यकता नहीं है। ललिता ने गर्दन हिलाकर कहा, अन्ना काली मुझसे ऐसा ना हो सकेगा, तू ही जाकर दिया। बहुत अच्छा, मैं जाकर दे आती हूँ, वही बड़ी माला उठाकर लाओ। ललिता ने माला उठाकर अन्ना काली को देते देते न जाने क्या सोचा और बोली, अच्छा मैं ही दे आती हूँ। अन्ना काली ने बुढ़ों की भांति गंभीर स्वर में कहा, ऐसा ही करो जीजी, मुझे तो अभी सैकड़ों काम करने बाकी है, दम लेने तक का मौका नहीं मिलता। अन्ना काली की कहने के ढंग और बुढ़ों जैसी बातें सुनकर ललिता की हंसी न रुक सकी। वो माला लेकर हंसती हुई चली गई। शेखर के घर पहुंचकर ललिता ने झरोखे से देखा कि शेखर कोई पत्र लिखने में एकाग्रचित व्यस्त है। धीरे से उसने दरवाजा खोला, अंदर पहुंची और चुपके से शेखर के पीछे जा खड़ी हो गई। उसके वहां आने का आभास शेखर को नहीं हुआ। क्षण भर चुप रहने के पश्चात ललिता ने शेखर को चकित कर देने के लिए धीरे से वही माला पहना दी और तुरंत कुर्सी के पीछे हटकर बैठ गई। शेखर ने चौंक कर बोला, ये क्यों अन्ना? लेकिन गर्दन घुमाते ही उसकी दृष्टि ललिता पर पड़ी तो आश्चर्यचकित हो वो गंभीर भाव से बोला, ललिता तुमने ये क्या कर दिया? शेखर के शब्दों से शंकित ललिता ने उठकर कहा, मैंने क्या कर दिया? शेखर, मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम्हें नहीं पता तो अन्ना काली से जाकर पूछो कि आज रात को माला पहनाने से क्या होता है। ललिता अब समझी कि उसने क्या कर डाला। उसके मुख पर लज्जा छा गई। वो बड़े ही संकोच से मुंह बनाते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती, मैंने तो माला। पूरी बात कहे बिना ही वो नवविवाहिता की भांति लजाकर कमरे से बाहर चली गई। शेखर ने उसे जाते देखकर जोर से पुकारा, ललिता जरा मेरी एक बात सुनती जाओ, एक बड़ा ही आवश्यक कार्य है। शेखर की पुकार सुनकर भी ललिता ने अनसुनी कर दी। वो सीधे अपने कमरे में आई और तकिए पर मुंह डालकर पड़ी रही। बचपन से लेकर इस युवावस्था के 5-6 वर्षों तक का समय उसने शेखर के साथ ही काटा था, परंतु ऐसी कोई भी बात शेखर के मुंह से सुनी न थी। शेखर का स्वभाव तथा चरित्र वो भली प्रकार जानती थी। वो गंभीर प्रकृति वाला था। एक तो शेखर उससे परिहास करता ही नहीं था, और यदि कर भी बैठता तो ललिता परवाह न करती थी। उसने कभी इस प्रकार की कल्पना भी न की थी। उस माला के आशय को सोच सोचकर उसे बड़ी शर्म आ रही थी कि वो अपने मुंह को किस बिल में छपा दे। वो पड़ी पड़ी ये भी विचारती थी कि उन्होंने आवश्यक कार्य कहकर बुलाया है। अभी वो जाने या न जाने की बात विचार ही रही थी कि शेखर की नौकरानी ने आकर कहा, ललिता दीदी कहाँ हो? तुम्हें छोटे भैया बुला रहे हैं। कमरे से निकलकर ललिता ने धीरे से कहा, चलो आ रही हूँ। ऊपर पहुंचकर दरवाजे से उसने देखा अभी पत्र नहीं हुआ, उसी को पूरा करने में लगा हुआ है। कुछ समय तक वो चुपचाप खड़ी रही, फिर पूछा, क्यों बुलाया है? शेखर ने पत्र लिखते लिखते कहा, आखिर तुमने आज क्या कर डाला? आओ बैठो। ललिता रूठ कर कहा, जाने दो फिर वही बात। आखिर उसमें मेरा क्या कसूर है ललिता? तुम ही ने तो ये सब किया। ललिता मैंने कुछ नहीं किया, मेरी माला वापस कर दो। शेखर इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है ललिता, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी माला वापस किए देता हूँ। तुमने जो अधूरा काम किया है उसको पूरा कर दूं। दरवाजे के पास खड़ी हुई ललिता चुपचाप न जाने क्या सोचती रही। फिर बोली, मैं सत्य कहती हूँ, यदि ऐसा हंसी मजाक मुझसे करोगे तो कभी ना आऊंगी, मेरी माला लौटा दो। शेखर ने गले में पड़ी माला को उतारकर कहा, आकर ले जाओ ना, उसे मेरे पास फेंक दो, मैं वहां ना आऊंगी। यदि पास ना आऊंगी तो ना दूंगा, ना दो। ये कहकर ललिता चल पड़ी। उसे जाते देखकर शेखर चिल्लाकर बोला, ये अधूरा काम छोड़कर क्यों जा रही हो? वो जाते जाते नाराज होकर कहती गई, अधूरा है तो अधूरा ही सही। ललिता वहां से चली तो आई, परंतु नीचे नहीं गई। वो छज्जे के एक कोने पर खड़ी हुई आकाश की ओर देखती हुई न जाने क्या सोचती रही। ऊपर चांद मुस्कुरा रहा था और उसकी सुनहरी किरणें सारी दुनिया को रंग में बना रही थी। उन शीतल किरणों के रंग में ललिता भी विभोर थी। खड़े खड़े उसके हृदय में न जाने क्या क्या कल्पनाएं उठ रही थी। अपने ऊपर क्रोध भी आ रहा था और शर्म भी। वहीं खड़े खड़े एक बार शेखर के कमरे की तरफ देखा। पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर अभिमान की रेखा झलक आई और नेत्र सजल हो गए। वो अबोध बालिका न थी कि उसे इन सब बातों का पता न था। फिर इस प्रकार हंसी करने का क्या मतलब हो सकता है? उसकी दशा कितनी गिरी हुई है। वो एक अनाथ बालिका है, उसके मामा का ही एकमात्र सहारा है।
फिर भी पराये लोग निरुपाय समझकर आदर करते हैं। शेखर का व्यवहार भी इसी प्रकार का है। वो मुझे निराश्रित समझकर ही स्नेह और आश्रय देता है, और शेखर की माँ भी अपार स्नेह करती है। दुनिया में सका है ही कौन? किसी पर ललिता का अधिकार नहीं है, इसीलिए तो गिरीन्द्र ने उसके उद्धार का पूरा भार उठाया है। अपने नेत्र बंद किए हुए ललिता मन ही मन सोचने लगी, उसके मामा की अपेक्षा शेखर की दशा बहुत अच्छी है। उसके मामा का स्थान उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो उसी मामा के आश्रय में है, उन्हीं के गले का जंजाल है। शेखर की शादी की बातचीत बराबरी में धनवान घर से चल रही है, चाहे वो अभी हो या 2-4 दिन बाद, पर तय करीब करीब वही है। इस विवाह से नवीन राय को बहुत बड़ी संपदा मिलेगी, उसने ऐसा शेखर की माँ से सुना है। शेखर भैया फिर इस प्रकार उसकी हंसी उड़ा रहे हैं और तिरस्कार कर रहे हैं। ये सभी बातें ललिता सूने आकाश की ओर देखकर सोच रही थी। क्षण भर में ही उसने घूमकर देखा कि शेखर उसके पीछे खड़ा हंस रहा है, और वही माला उसने एकदम से उसके गले में पहना दी। ये देखकर वो रोने लगी और बोली, ऐसा तुमने क्यों किया? तुमने भी ऐसा क्यों किया था ललिता? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये कहकर वो माला तोड़ने ही जा रही थी कि उसकी दृष्टि शेखर की दृष्टि से जा मिली और रुक गई। वो माला को फिर न तोड़ सकी, परंतु उसने रोते हुए कहा, मैं परेशान, अभागिन तथा असहाय हूँ, इसलिए क्या मेरा उपहास कर रहे हो शेखर भैया? शेखर अभी तक खड़ा खड़ा हंस रहा था। ललिता की ये बात सुनकर वो सन्न रह गया। उसने कहा, मैंने तुम्हारा उपहास किया है या तुमने मेरा किया है? ललिता ने अपने भीगे नेत्रों को पोंछकर कहा, मैंने तुम्हारा उपहास कब किया? शेखर थोड़ी देर रुककर सजग हो गया और बोला, थोड़ा सा सोचने पर समझ जाओगी। आजकल अपनी मनमानी कर रही हो, इसीलिए यात्रा पर जाने के लिए मना कर दिया है। शेखर ये कहकर चुप हो गया। ललिता गूंगे की भांति खड़ी सुनती रही। चंद्र किरणों की रुपहली आभा में दोनों खड़े थे, लेकिन नीचे कमरे में अन्नाकाली अपनी गुड़िया की शादी कर रही थी। शंख ध्वनि गूंज रही थी और खामोशी भंग हो रही थी। थोड़ी देर के बाद शेखर ने कहा, अधिक ठंड पड़ने लगी है, जाओ नीचे चली जाओ। जाती हूँ, कहकर उसने शेखर के पैर छुए और प्रणाम करके बोली, मुझे ये तो बताते जाओ कि मैं अब क्या करूंगी। शेखर ये सुनकर हंस पड़ा। एक बार तो उसे भय सा प्रतीत हुआ, पर उसने हाथ बढ़ाकर ललिता को पकड़कर हृदय से लगा लिया और उसके ओंठों को अपने ओंठों से स्पर्श करते हुए कहा, अब मुझे कुछ न बताना पड़ेगा, तुम स्वयं समझ जाओगी ललिता। शेखर के इस प्रकार के स्नेह को देखकर ललिता को रोमांच हो आया। उसने दूर जाकर कहा, तो क्या तुमने गले में माला पहना देने के कारण ही ऐसा किया? मुस्कुराते हुए शेखर ने कहा, नहीं ललिता, ऐसी बात नहीं। मैं तो स्वयं काफी दिनों से ऐसा करने का विचार कर रहा था, परंतु किसी तरह का निश्चय न कर पाता था। आज अब ये अंतिम निश्चय हो ही गया। मुझे आज अनुभव हो रहा है कि तुम्हें त्याग कर मैं कहीं रह नहीं सकता ललिता। परंतु तुम्हारे पिताजी ये सुनकर अवश्य क्रोध करेंगे और माताजी को भी महान कष्ट होगा। जो कुछ भी तुमने सोचा है वो ना हो पाएगा। शेखर ने कहा, हाँ, पिताजी ये सुनकर अवश्य आग बबूला हो जाएंगे, परंतु माताजी अवश्य हृदय से प्रसन्न होंगी। खैर, अब तो कुछ होना ही नहीं है। जो होना था हो गया, अब इसको खत्म कर ही कौन सकता है। जाओ, अब नीचे जाओ, माताजी को प्रणाम करो। ललिता वहां से नीचे चली गई, पर जाते समय भी वो घूम घूम कर अपने प्रियतम को देखती रही। लगभग 3 माह बाद गुरुचरण बाबू मलिन मुख नवीन बाबू के यहाँ आकर फर्श पर बैठने ही वाले थे कि नवीन बाबू ने बड़े जोर से डांटकर कहा, ना ना, यहाँ पर नहीं, उधर उस चौकी पर जाकर बैठो। मैं इस कुसमय में नहीं नहा धो सकता। तुमने जाति बदली है, ये सत्य है ना? क्षुब्ध होकर गुरुचरण बाबू एक दूर की चौकी पर जाकर बैठे। कुछ देर वे मस्तक झुकाए बैठे रहे। अभी 4 दिन पहले की बात है, उन्होंने विधिवत ब्रह्म समाज को ग्रहण कर लिया है। अब वो ब्रह्म समाजी हो गए हैं, ये खबर आज ही नवीन राय को मिली है। अब उन्हें बंगारी समाज में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। सामने गुरुचरण बाबू को बैठे हुए देखकर नवीन राय की आंखों से गर्म लपटें निकलने लगी, परंतु गुरुचरण बाबू एक अपराधी की तरह मौन बैठे रहे। किसी सलाह सूत के बिना ही वे ब्रह्म समाजी हो गए थे, परंतु उसी समय से घरेलू परेशानियां बढ़ गई तथा रोना चिल्लाना मचा रहता था। घर का कोना कोना अशांत था। इस अशांति के कारण वे बड़े ही दुखी थे। नवीन राय ने फिर उद्दंड भाव से पूछा, कहो, ये सत्य है ना कि तुम ब्रह्म समाजी हो गए हो? ये घृणित कार्य तुमने किया क्यों? तुम तो केवल 60 रुपए तनख्वाह पाते हो, फिर क्यों? गुस्से के मारे नवीन राय की जबान से बोल न निकला। रोते हुए बड़े नम्र स्वर में गुरुचरण बाबू ने जवाब दिया, दादा, क्या कहें, बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि दुख में कुछ न दिखाई दिया।
मैं ये न सोच सका कि गले में फांसी लगा लूं या फिर ब्रह्म समाज में मिल जाऊं। अंत में ब्रह्म समाजी हो जाना ही ठीक समझ में आया, इसीलिए मैंने ये ब्रह्म समाज स्वीकार कर लिया। नवीन राय ने बड़े जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत अच्छा किया, अपने गले में फांसी न लगाकर सारे धर्म और समाज को फांसी लगा दी। वाह रे वाह। अच्छा, अब तुम यहाँ से चले जाओ और ये काला मुंह कभी भी यहाँ न दिखाना। जो तुम्हारे सलाहकार हैं उन्हीं के पास जाकर उठो बैठो। ये सब सुनकर गुरुचरण बाबू वहां से चले गए, परंतु नवीन राय मारे क्रोध के कुछ भी नहीं सोच सके कि क्या करें और क्या न करें। गुरुचरण बाबू के भी अब वहां आने की कोई संभावना न थी। गुरुचरण बाबू पर नाराज होने, झुंझलाने तथा बकने के सिवा नवीन राय कर ही क्या सकते थे। झट उन्होंने राज को बुलाया और घर में आने जाने वाले ऊपर के रास्ते बंद करा दिए। उस रास्ते को बंद करके उन्होंने अपने क्रोध की शांति की। बहुत दूर परदेश में बैठी हुई भुवनेश्वरी को ये हाल मालूम हुआ तो वे फूट फूट कर रोने लगी। शेखर, भला ऐसा करने को उन्हें किसने समझाया? अनुमान से शेखर समझ लिया कि ये राय किसने दी है, परंतु वो बात न कहकर उसने कहा, माँ, हो सकता था कि तुम लोग स्वयं ही उन्हें थोड़े दिन बाद अलग कर देते, समाज में उनकी छाया ही न पड़ने देते। कई कन्याओं की शादी कैसे कर सकते वो समय पर? आखिर इसका तो कोई रास्ता मेरी समझ नहीं आता। गर्दन हिलाते हुए भुवनेश्वरी ने कहा, बेटा, कुछ भी काम रुका न रह जाता। ऐसी हालात में गुरुचरण बाबू का पहले ही से ही धर्म छोड़ बैठना नादानी है या अक्लमंदी? यदि घबराकर लोग अपने धर्म को छोड़ने पर तुल जाएं तो हजारों लोग अपना समाज धर्म छोड़ बैठें। भगवान ने पैदा किया है तो वही पालते हैं और सब कार्य पूरा करते हैं। वही भगवान गुरुचरण बाबू की भी रक्षा करते, काम बनाते। शेखर चुप रहा। गीली आंखें पोंछकर भुवनेश्वरी ने कहा, यदि ललिता बिटिया को ही साथ ले आती तो किसी न किसी प्रकार से उसका उपकार कर देते। हो सकता है कि इसी इरादे से गुरुचरण बाबू ने उसे मेरे साथ न भेजा। मुझे तो यही पता था कि उसकी शादी की सचमुच तैयारी है। शेखर ने लज्जापूर्वक भुवनेश्वरी की तरफ देखकर कहा, अच्छा है माँ, घर वापस चलकर इस कार्य को ऐसा ही करो ना। ललिता तो अभी ब्रह्म समाजी नहीं हुई है, केवल उसके मामा ही तो हुए हैं। उसके सगे मामा भी नहीं है। ललिता का कोई सगा नहीं है, इसी कारण वे उनकी शरण में पड़ी है। खूब सोच समझकर भुवनेश्वरी बोली, ये तो ठीक है, पर तुम्हारे पिताजी अजीब ढंग के व्यक्ति हैं। वे बड़े ही हठी आदमी हैं, किसी तरह से भी ऐसा करने को तैयार न होंगे। शायद उन लोगों से मिलने भी न देंगे। यही विचार शेखर के मन में बार बार उठ रहे थे। वो माँ की बातों का कोई उत्तर न देकर चुपचाप बैठा सुनता रहा और मन ही मन सोचता रहा। अब शेखर परदेश में 1 मिनट भी नहीं रहना चाहता था। बड़ी बेचैनी और परेशानी में वो 2-3 दिन इधर उधर घूमता रहा। फिर उसने माँ से कहा, यहाँ पर जी नहीं लगता माँ, चलो घर चलें। उसी दिन वो घर लौटने को तैयार हो गईं और कहने लगीं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। कलकत्ता वापस आने पर दोनों ने देखा कि छत से आने जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। गुरुचरण बाबू से कोई भी नाता रिश्ता करना नवीन राय को भला ना लगेगा, यहाँ तक कि बोलना भी बुरा लगेगा। ये बात वे दोनों तुरंत ताड़ गए। रात के समय जब शेखर खाने बैठा तब माँ भी आकर उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद वो बोली, गिरीन्द्र के साथ ही ललिता की शादी तय हो रही है, ये मैं पहले ही समझ गई थी। सिर नीचे किए हुए ही शेखर ने पूछा, किसने कहा? उसकी मामी ही कह रही थी, और कौन कहता। दोपहर के समय जब वो सो गए थे तो मैं स्वयं मिलने गई थी। मारे दुख के उसकी मामी ने अपनी आंखें लाल कर लीं। थोड़ी देर बाद अपने आंसू पोंछकर सब कुछ कह गईं। उन्होंने ही कहा, यही तकदीर का खेल है शेखर, किसको दोषी ठहराया जाए। कुछ भी सही, पर गिरीन्द्र भी एक भला लड़का है, नम्र स्वभाव वाला है। उसके यहाँ ललिता को किसी प्रकार का कष्ट न होगा, वो धनवान भी है। ये कहकर वो चुप हो गई। उत्तर में न तो शेखर कुछ कह ही सका और न सामने रखी हुई थाली से उठाकर खा सका। थोड़ी देर बाद माँ वहां से उठकर चली गई और शेखर भी बिना खाए पिए उठ गया। हाथ मुंह धोकर वे अपने बिछौने पर जा पड़ा। दूसरे दिन संध्या समय शेखर टहलने निकला। उस वक्त गुरुचरण बाबू के यहाँ पहले की तरह चाय उड़ रही थी, हंसी मजाक हो रहा था। वहां की बातें सुनकर शेखर कुछ देर रुक गया। फिर न जाने क्या सोचकर वो धीरे धीरे गुरुचरण बाबू के कमरे में आकर खड़ा हो गया। उसके आते ही वहां सन्नाटा छा गया।
शेखर के मुख के भाव देखकर सभी लोगों के भाव बदल गए। शेखर के परदेश से आने की खबर ललिता के सिवा और किसी को न थी। आंख फाड़कर वे शेखर की ओर देखने लगे। गिरीन्द्र का चेहरा गंभीरता में और भी परिणत हो गया। वो दीवार की तरफ देखने लगा। गुरुचरण बाबू ही उस समय ज्यादा जोर से बातें कर रहे थे। शेखर को देखकर उनका चेहरा पीला हो गया। उसके निकट बैठी ललिता चाय तैयार कर रही थी। उसने मुंह उठाकर देखा और नीचा कर लिया। आगे बढ़कर शेखर ने चौकी पर सिर झुकाकर नमस्कार किया और वहीं पर एक और बैठकर हंसते हंसते कहने लगा, एकाएक सभी लोग चुप क्यों हो गए? गुरुचरण बाबू ने धीमे स्वर में आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद में उन्होंने क्या कहा सुनाई नहीं पड़ा। शेखर गुरुचरण बाबू के विचारों को ताड़ गया। इसी कारण उसने बीच में ही अपनी बात छेड़ दी। वो सारी कथा परदेश से वापस आने की, माँ के स्वास्थ्य की तथा अन्य तमाम बातें कहने लगा। फिर अपरिचित व्यक्ति की ओर देखा। गुरुचरण बाबू इस बीच काफी सतर्क हो चुके थे। उन्होंने उस लड़के के परिचय में कहा, ये गिरीन्द्र बाबू के मित्र हैं। इन लोगों के घर एक ही स्थान पर हैं। बड़े ही भले आदमी हैं और श्याम बाजार में रहते हैं। हमारी इनसे जब से मुलाकात हुई है, बेचारे आकर मिल जाते हैं। शेखर ने गुरुचरण बाबू की बातों में अपनी सम्मति दी, परंतु मन ही मन विचार किया, हाँ, देखने में नम्र आदमी लगते हैं। थोड़ी देर रुककर फिर वो गुरुचरण बाबू से बोला, काका, और सब ठीक ठाक है ना? गुरुचरण बाबू ने कुछ भी नहीं कहा और सिर झुकाए चुपचाप सुनते रहे। अच्छा काका जी, अब चलता हूँ। ये कहकर शेखर जाने को तैयार हो गया। उसे जाता देखकर रुआंसे होकर गुरुचरण बाबू ने कहा, बेटा, तुमने सब बातें सुन ही ली होंगी, फिर भी कभी कभी आते रहना। एकाएक हम दुखियों का त्याग न कर देना। शेखर अच्छा काका जी कहता हुआ भीतर ललिता की मामी से मिलने चला गया। थोड़ी देर बाद ललिता की मामी के रोने की आवाज़ बैठक में सुनाई दी। उनके रोने की आवाज़ सुनकर गुरुचरण बाबू के आंसू आ गए और उन्होंने अपनी धोती से उन्हें पोंछ लिया। गिरीन्द्र की मुख आकृति एक अपराधी की सी हो रही थी। वो नीरस सा बाहर की ओर देखने लगा। शेखर के जाने के पहले ही ललिता वहां से चली गई थी। कुछ समय बाद शेखर उसकी मामी से बातें करके बाहर की ओर आया। सीढ़ियों से उतरते समय अंधेर कमरे में दरवाजे के निकट उसने ललिता को खड़े हुए देखा। उसको देखते ही वो भी खड़ा हो गया। ललिता ने शेखर को प्रणाम किया और उसके पास आ गई। कुछ समय तक शेखर से कुछ उत्तर पाने की लालसा से खड़ी रही। फिर थोड़ा पीछे हटकर मंद स्वर में उसने कहा, आपने मेरे पत्र का उत्तर क्यों नहीं दिया? कौन सा पत्र? उसमें बहुत सी बातें थीं। अच्छा, उन बातों को छोड़ो, यहाँ की सभी बातें आपने सुन ही ली हैं। मेरे लिए क्या हुक्म देते हो? शेखर आश्चर्य में पड़कर कहा, मेरा हुक्म? मेरा हुक्म किस लिए? मेरा हुक्म देने से लाभ ही क्या? ललिता ने शंकित होकर कहा, क्यों? शेखर, और नहीं तो क्या? मैं किसे हुक्म दूं? ललिता, मुझको हुक्म दो, और किसका दोगे? शेखर, तुम्हें क्यों हुक्म दूंगा? फिर हुक्म देने पर तुम उसको मानोगी ही क्यों? शेखर के इस कथन में करुणा मिश्रित थी। ललिता ये सुनकर मन ही मन घबरा उठी। उसने शेखर की छाती के समीप सिसकते हुए कहा, जाने दो इन बातों को, इस समय ये मजाक अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे अब तंग मत करो। बताओ कैसे क्या होगा? मुझे डर के मारे रात को नींद नहीं आती है। आखिर भय किस लिए? ललिता, क्या कह रहे हो? भय नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा? न तो तुम ही यहाँ थे और न माताजी ही थी। फिर मामा ने क्या कर डाला वो भी तुमसे छिपा नहीं है। अब यदि माँ मुझे न स्वीकार करे तो? थोड़े समय बाद शेखर ने कहा, वो तो ठीक ही है। अब माँ कैसे स्वीकार कर सकती हैं? उन्हें ये भी पता चला कि तुम्हारे मामा ने अन्य लोगों से काफी पैसे लिए हैं। साथ ही अब वो ब्रह्म समाजी भी हो गए हैं। हम लोग हिंदू हैं। अन्ना काली ने उसी वक्त आकर ललिता से कहा, मामी बुला रही हैं। मामी बुला रही हैं। ललिता ने जोर से कहा, अच्छा तो जा, मैं अभी आती हूँ। फिर नम्रतापूर्वक शेखर से कहने लगी, यह कुछ भी क्यों न हो, फिर भी जो धर्म तुम्हारा है वही मेरा भी। यदि वो तुमको नहीं अलग कर सकती तो मुझे भी नहीं अलग कर सकती। इसके सिवा गिरीन्द्र बाबू के लिए हुए रुपए मैं उन्हें लौटा दूंगी। यह तो मेरे ऊपर कर्जा है, 2 दिन आगे पीछे लौटाना ही होगा। शेखर, इतना अधिक रुपया देने के लिए कहाँ से मिलेगा? ललिता इस बात के उत्तर में काफी समय तक चुप रही। फिर हंसकर बोली, क्या आपको ज्ञात नहीं कि स्त्रियों को रुपए कौन देता है? मैं भी उन्हीं से ले आऊंगी।
शेखर के हृदय में उथल पुथल मची हुई थी। वह फिर कहने लगा, परंतु मामा ने उन रुपयों के लिए तुम्हें तो बेच ही डाला है। ललिता अंधेरे में शेखर के चेहरे को ना देख सकी, परंतु गले के स्वर को तुरंत ताड़ गई और बोली, यह सब झूठी व्यर्थ की बातें हैं। मेरे मामा की सदृश भला मनुष्य दुनिया में होना कठिन है। तुम व्यर्थ ही उनकी हंसी उड़ाते हो। उनके कष्टों तथा दुखों की कोई बात भी दूसरों से छिपी नहीं है। तुम भले ही ना जानते हो। आवेश में ललिता ने इतनी बातें कह डाली और फिर तनिक देर रुककर कहने लगी, फिर वो रुपया मामा ने लिया है मेरे ब्याह के बाद। इस कारण मुझे बेचने का कोई अधिकारी उन्हें कहाँ था। यदि मुझे बेचने का कोई अधिकारी है तो केवल तुम हो और कोई नहीं। इतना कहते हुए उत्तर की कोई प्रतीक्षा न करके ललिता अंदर चली गई। कुछ देर तक अवाक सा शेखर वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे गुरुचरण बाबू के घर से बाहर चला आया। उस रात को काफी समय तक शेखर पागलों की भांति बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर गलियों में फिरता रहा। फिर घर में आकर बैठा हुआ सोच विचार में पड़ा रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये सीधी सादी ललिता इतनी बातें कहाँ से सीख आई। ये निर्लज्जता की बातें उसे कहाँ से कहनी आ गई। इतना साहस, गजब का साहस था। आखिर ये सब कहाँ से। ललिता के आज के व्यवहार पर उसे क्रोध तथा आश्चर्य दोनों हो रहे थे, परंतु वास्तव में ये शेखर की भूल थी। यदि वो तनिक भी बुद्धिमानी से सोचता तो शायद उसे अपनी ही कमजोरी और कमी पर अपने ही ऊपर क्रोध आता। ललिता का कहना अक्षरशः सत्य था। वो बेचारी और क्या ही कह सकती थी। इधर कई महीने ललिता से अलग रहकर शेखर ने भांति भांति की कल्पनाएं की थीं। इन्हीं कल्पनाओं के अंतर्गत वो कभी तो जीवन भर का सुख अनुभव करता और कभी लाभ हानि के विचारों में पड़ा रहता। उसे अनुभव होता कि ललिता कितनी अधिक उसकी जीवन सहचरी बन चुकी है। शेखर ये भी अनुभव करता कि उसके बिना जी सकना भी कितना कठिन एवं दुखप्रद है। बचपन से ही ललिता उसके परिवार में घुली मिली थी। शेखर उसे सदा महत्वपूर्ण स्थान देता आया है। अपना काम भी उसने ललिता पर ही छोड़ दिया, परंतु शेखर के मन में इस प्रकार की आशंकाएं अवश्य उठती थी कि कहीं ललिता उसकी जीवन संगिनी न बन सके या उसके माँ बाप इस कार्य में बाधक न हो जाए, कहीं ललिता किसी अन्य के हाथ न लग जाए। शेखर इसी प्रकार की दुश्चिंताओं में पहले से ही परेशान था। इन्हीं विचारों के कारण शेखर के परदेश जाने से पहले ही ललिता के गले में गेंदे की माला डालकर एक बंधन लगा दिया था। परदेश में गुरुचरण बाबू के धर्म परिवर्तन की खबर पाकर शेखर बेचैन हो गया। उसके हृदय में और भी गहरी चिंता हुई कि शायद ललिता अब उसकी ना रह पाए। आराम हो या तकलीफ, वो उन लोगों की सभी परिस्थितियों की जानकारी रखता था। फिर भी ललिता की आज वाली स्पष्ट बाध्यता से उसकी सभी भावनाएं परिवर्तित हो गई थीं, उनमें घुमाव हो गया था। परंतु शेखर ना समझ पाया कि इन भावनाओं से भी कर्तव्य कहीं श्रेयस्कर है। पहले उसे दुख हुआ था कि कहीं ललिता उससे दूर न चली जाए, परंतु अब ये परेशानी थी कि कहीं उसे ही ललिता का हाथ न छोड़ना पड़ जाए। श्याम बाजार में लगा हुआ उसका विवाह भी रुक चुका था। जितनी संपत्ति नवीन राय चाहते थे वे लोग ना दे सके। शेखर की माँ को भी ये रिश्ता नहीं जचा था। इस प्रकार शेखर इस मुसीबत से छूटा, मगर नवीन राय 10-20 हजार मारने की फिक्र में अब भी थे। इसके लिए उनकी कोशिश बराबर चालू थी। शेखर विचारता था कि क्या किया जाए। उस रात को अनायास ही जो कार्य हो गया, क्या वो इतना दृढ़ रूप धारण कर लेगा? क्या ललिता पूर्ण रूप से ये विश्वास कर लेगी कि उसका पाणी ग्रहण हो चुका है और अक्षय संबंध स्थापित हो गया है? इतनी गहराई तक शेखर ने कभी विचार नहीं किया था। उस समय तो शेखर ने आलिंगन करते हुए कहा था कि ललिता, अब जो होना था हो चुका। इस संबंध को अब कोई नहीं तोड़ सकता। ना तुम अलग हो सकती हो और ना मैं छूट सकता हूँ। इस प्रकार तर्क कुतर्क करके सोचने की क्षमता उस समय ना थी और ना उस समय सोच सकने का अवसर ही था। उस समय सर पर चांद मुस्कुरा रहा था। चांदनी की रूपहली आभा छिटक रही थी। ऐसे समय उसने अपनी प्रियतमा ललिता के गले में माला डाल दी थी। उसे अपने वक्षस्थल से लगा प्रेम संसार में वे दोनों एक दूसरे को अपना सर्वस्व सौंप चुके थे। उस समय उन्हें सांसारिक अच्छाइयों और बुराइयों का अनुभव न था। पैसे के लोभी बाप का रौद्र भी उसकी आंखों से ओझल था। उसे याद था कि माँ ललिता को प्यार करती हैं, इसलिए उन्हें इस कार्य के लिए राजी कर सकना कठिन न होगा। इसी तरह वो भैया के द्वारा पिताजी को भी कह सुनकर मना लेगा। किसी न किसी तरह इस काम के लिए सब तैयार ही हो जाएंगे। इस बात को शेखर सपने में भी न सोचता था कि गुरुचरण बाबू अपना ये सुगम रास्ता धर्म परिवर्तन करके बंद कर डालेंगे। विधाता ही इस प्रकार विमुख हो जाएंगे, ऐसा ख्याल उसे ना था। ललिता से संबंध उसका सचमुच हो चुका था। यथार्थ में शेखर के सामने ये एक विशाल एवं कठिन समस्या थी। उसको पता था कि ऐसे समय पिताजी को राजी करने की कौन कहे। माँ भी शायद इस कार्य के लिए अब नाराजी होंगी।
अब उसे कोई मार्ग न सूझ पड़ता था। ओह, फिर क्या किया जाए, कहकर शेखर गहरी सांस ली। ललिता को वो भली भांति जानता था। उसी ने पढ़ाया लिखाया और सभी शिष्टाचार की बातें सिखाई थी। ललिता ने एक बार अपना धर्म समझकर फिर उसका त्याग न किया। वो जानती है कि वो शेखर की एकमात्र धर्मपत्नी है, इसलिए आज संध्या समय अंधेर में निसंकोच वो शेखर के निकट मुंह से मुंह मिलाए खड़ी थी। ललिता की शादी की बातचीत गिरीन्द्र के साथ हुई थी, परंतु इस रिश्ते के लिए उसे कोई भी राजी न कर पाएगा। समय ऐसा आ गया है कि उसे मुंह खोलकर स्पष्ट कहना ही पड़ेगा। इस प्रकार सारा रहस्य खुल जाएगा, ये सोचकर शेखर की आंखों में आग प्रज्वलित हो गई। उसका चेहरा तमतमा उठा। फिर सोचने लगा कि माला पहनकर ही वो चुप नहीं रहा, बल्कि ललिता को अपने वक्षस्थल से लगा उसके अधरों की सुधा रस का भी पान किया। ललिता ने किसी प्रकार की रुकावट न डाली। इस कार्य में वो अपने को दोषी न समझती थी, इसलिए उसे कोई हिचकिचाहट भी न थी। उसने शेखर को अपना धर्मपति समझ लिया था। शेखर अपनी इस करनी और व्यवहार को कैसे किसी को बताएगा? किसी के सामने वो मुंह भी न दिखा सकेगा। वास्तव में बात यह भी थी कि माँ बाप की राय बगैर ललिता का विवाह भी नहीं हो सकता था, इसमें जरा भी शक नहीं था। परंतु जब गिरीन्द्र के साथ ललिता की शादी ना होने का कारण सामने आएगा, तब क्या होगा? फिर वो घर के बाहर अपना मुंह कैसे दिखा सकेगा? शेखर ने असंभव समझकर ललिता को पाने की आशा छोड़ दी। कई दिन उसे डर अनुभव होता रहा। वो एकाएक सोचने लगा कि कहीं ललिता आकर सब बातें कहकर भंडा फोड़ न कर दे, उसकी बातों का जवाब न देना पड़ जाए। परंतु कई दिन बीत गए, उसने किसी से कुछ नहीं कहा। ये भी पता नहीं चला कि किसी को ये बातें मालूम हुई अथवा नहीं। किसी प्रकार की चर्चा ललिता के घर में नहीं हुई और न कोई शेखर के यहाँ ही इस विषय के लिए आया। शेखर के कमरे के सामने वाली छत से ललिता के घर की छत साफ दिखाई देती थी, जिससे उसकी निगाह ललिता पर न पड़े। परंतु 1 माह बिना किसी कहासुनी के बीत गया तो उसने थोड़ा आराम अनुभव किया और मन में विचार करने लगा। स्त्री जाति लज्जा और संकोच की मूर्ति है। इस प्रकार की बातों को वो कभी दूसरों पर नहीं प्रकट करती। नारी की छाती फटकर टुकड़े टुकड़े क्यों न हो जाए, पर उसकी जबान नहीं हिलती। शेखर के हृदय में इन बातों ने स्थान पा लिया। इस प्रकार औरतों के हृदय की कमजोरी, लज्जा तथा शील के लिए उसने विधाता को बारंबार धन्यवाद दिया। इतना सोचने के पश्चात भी तो उसे चैन न था। उसकी स्थिति सदैव डामाडोल क्यों रहती है? इस डर के निकल जाने पर भी उसके हृदय में बराबर आंतरिक वेदना क्यों उठती है? ललिता क्या कुछ न कहेगी? वो किसी दूसरे के संग ब्याहे जाने पर पूर्ण रूप से खामोश हो जाएगी। ललिता का ब्याह हो गया है और प्रीतम के साथ अपना घर बार संभालने चली गई है। और सोचते ही शेखर के बदन में आग क्यों लग जाती है? उसका क्रोध क्यों सीमा को पार कर जाता है? शेखर अपनी खुली हुई छत पर नियमनपूर्वक नित्य टहला करता था। आज भी उसने टहलना शुरू किया, परंतु उस घर का कोई भी प्राणी दिखाई न पड़ा। केवल अन्नाकाली किसी काम से वहां आई थी, परंतु शेखर को देखते ही अपनी निगाहें नीची कर ली। शेखर दुविधा में था कि उसे पुकारे या न पुकारे। इसी बीच वो आंख के सामने से अदृश्य हो गई। शेखर ने तुरंत समझ लिया कि इस दीवार के बन जाने से दोनों घरों के अलगाव का अनुभव इस अन्नाकाली को भी हो गया है। इसी उधेड़-बुन में 1 माह और बीत गया। एक दिन भुवनेश्वरी ने बातों ही बातों में पूछा, शेखर बेटा, क्या इस बीच में ललिता को कभी देखा है? शेखर ने उत्तर दिया, नहीं तो माँ। क्या हुआ माँ? भुवनेश्वरी ने कहा, करीब 2 माह बाद उसको मैंने छत पर देखा था और पुकारा भी था, परंतु उसके रंग ढंग से ऐसा लगा कि उसमें बहुत ही परिवर्तन हो गया है। अब वो ललिता नहीं रही, बीमार सी लगती है, चेहरा उदास तथा सूखा हुआ है। देखने में उसकी उम्र बहुत प्रतीत होती है। उसको देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो 14 की है। इतना कहते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए। अपनी धोती से आंसू पोंछकर दुख भरे शब्दों में फिर उन्होंने कहना आरंभ किया। वो मैली तथा फटी साड़ी पहने थी, किनारी में पैबंद लगा हुआ था। मैंने उससे पूछा, बेटी क्या कोई साड़ी नहीं है? उसने उत्तर दिया, है, परंतु मुझे उसके इस उत्तर से जरा भी विश्वास नहीं हुआ। अपने मामा की दी हुई साड़ी उसने कभी नहीं पहनी, उसे साड़ी मैं ही देती थी। इधर 6-7 माह से मैंने उसे एक भी साड़ी नहीं दी है। इतना कहकर वो बिल्कुल चुप हो गए। उनके मुंह से मानो शब्द ही न निकल सके। अपनी भीगी हुई आंखों को उन्होंने धोती से पोंछ डाला। उनके दुख का एकमात्र कारण ये था कि वो ललिता को अपनी सगी पुत्री के सदृश समझती थी। शेखर अवाक सा दूसरी तरफ देखता रहा। थोड़ी देर बाद भुवनेश्वरी ने फिर कहना प्रारंभ किया, आज तक मेरे अलावा उसने किसी से कुछ मांगा नहीं।
खाने का समय होने पर यदि वो भूखी होती थी तो भी किसी से मुंह खोलकर न मांगती थी, बल्कि सीधे मेरे पास ही रुकती थी और मैं उसका मुंह देखकर समझ जाती थी कि वो भूखी है। शेखर बेटा, मैं यही बात बार बार सोचती हूँ कि न वो अपने दुख को किसी से कहती है और न उसके दुख को कोई अनुभव करने वाला है। वो नाम मात्र को मुझे माँ नहीं कहा करती थी, बल्कि वो मुझको वास्तविक माँ की भांति प्रेम करती थी। साहस करने पर भी शेखर अपनी माँ की ओर मुंह उठाकर न देख सका। नीचे मुंह किए हुए बैठे बैठे माँ की ओर देखकर कहा, अच्छा माँ, तो जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है बुलाकर दे देना। भुवनेश्वरी ने कहा, अब वो क्यों लेने लगी? तुम्हारे पिता ने तो घर आने जाने का मार्ग भी बंद कर दिया है। साथ ही मैं भी कौन सा मुंह लेकर उसके यहाँ जाऊं? यदि गुरुचरण बाबू ने दुख के कारण पागलपन में कुछ बुरा काम ही कर डाला था तो हमें चाहिए था कि हम शुद्धि कराकर उन्हें अपने में मिला लेते। मिलाने की बात तो दूर हो गई, बल्कि हमने उन्हें बिल्कुल पराया बना दिया है। दुख में पड़कर गुरुचरण बाबू ने अपनी जाति भी बदल दी है। इस कार्य के कारण तेरे पिता ही हैं। जब देखो तब तकाजा सवार। मेरी समझ में तो गुरुचरण बाबू ने बड़ा अच्छा किया। हृदय में घृणा भर जाने पर मनुष्य मनचाहा काम करने का अधिकारी होता है। गिरेंद्र उनके लिए हम लोगों से बढ़कर है। अगले महीने शायद उसी के साथ ललिता की शादी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि वो बड़ी खुशी और आनंद से उसके साथ जीवन बिताएगी। शेखर ने आश्चर्य में पड़कर अपनी माँ से पूछा, क्या ललिता का ब्याह अगले माह ही है? भुवनेश्वरी, सुना तो ऐसा ही है। शेखर ने और कुछ नहीं पूछा। माँ कुछ देर चुप रही, कहने लगी, ललिता ने बताया था कि उसके मामा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, और ठीक रहे भी कैसे? वैसे हार्दिक शांति नहीं है, फिर घर की हाय हाय और भी बुरी। उसके मकान में तो सदैव अशांति का डेरा है। कुछ समय बाद माँ के चले जाने पर शेखर उठकर अपने कमरे में चला आया और बिछौने पर करवटें बदलते हुए ललिता की यादों में विचारमग्न हो गया। शेखर का मकान एक पतली गली में था। उस गली में 2 गाड़ियां अथवा मोटर पास होने में बड़ी दिक्कत होगी। करीब 10-12 दिन बाद शेखर की गाड़ी गुरुचरण बाबू के घर के सामने खड़ी हुई। रास्ता रुके होने के कारण गाड़ी रुक गई। शेखर अपने ऑफिस से वापस आ रहा था। गाड़ी से नीचे उतरकर उसे मालूम हुआ कि गुरुचरण बाबू के यहाँ डॉक्टर आए हैं। कई दिन पहले ही उसने गुरुचरण बाबू की अस्वस्थता के बारे में अपनी माँ से सुना था, इसीलिए अपने घर न जाकर उन्हें देखने के लिए वो गुरुचरण बाबू के घर चला आया और सीधे उन्हीं के कमरे में गया। गुरुचरण बाबू निर्जीव से चारपाई पर पड़े थे। तब ललिता और गिरीन्द्र वहीं पर बैठे थे। सामने कुर्सी पर बैठे डॉक्टर रोग का निरीक्षण कर रहे थे। धीमे स्वर में गुरुचरण बाबू ने शेखर को बैठने के लिए कहा। ललिता भी उसे देखकर थोड़ा घूंघट खींचकर और मुंह घुमाकर बैठ गई। डॉक्टर साहब उसी मोहल्ले के रहने वाले थे और शेखर को भली भांति जानते थे। दवाई आदि लिखकर वो शेखर के साथ बाहर आए। गिरीन्द्र ने बाहर आकर डॉक्टर साहब की फीस दी। जाते समय डॉक्टर साहब ने गिरीन्द्र से कहा, काफी सतर्कता की आवश्यकता है। वैसे अभी रोग बढ़ा नहीं है। यदि इनको जलवायु परिवर्तन कराने के लिए अन्यंत्र ले जाया जाए तो बेहतर होगा। डॉक्टर के जाने के पश्चात शेखर तथा गिरीन्द्र अंदर आए। ललिता ने गिरीन्द्र को इशारा देकर अपनी तरफ बुला लिया और दोनों आपस में कानाफूसी करने लगे। शेखर चुपचाप कुर्सी पर बैठा हुआ गुरुचरण बाबू की ओर देखता रहा। शेखर बाबू का मुंह इस समय दीवार की तरफ था, इसीलिए शेखर का दोबारा वहां लौटकर आना वे नहीं जान सके। थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहने पर शेखर को ऊब सी मालूम हुई और वो उठकर अपने घर चला गया। ललिता तथा गिरीन्द्र दोनों अब भी कानाफूसी कर रहे थे। शेखर ने किसी से कोई बात नहीं की। शेखर का एक प्रकार से अपमान नहीं तो और क्या था। आज शेखर को पूर्ण रूप से पता चल गया था कि ललिता चाहती है कि वो पिछले दिनों की याद तथा अधिकार जो भी उसके सिर थे उन्हें भूल जाए। अब वो निर्भय होकर कहीं भी रह सकता है। अब उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रही और न उसके बारे में सोचकर दिमाग खराब करने की आवश्यकता है। ललिता ने संभवतः इन सब बंधनों से उसे मुक्त कर दिया है। कमरे में कपड़े उतारते हुए उसे हजारों बार यही बात याद आई कि गिरीन्द्र ही उसका सगा है। ललिता के घरवालों का एकमात्र सहारा वही है और उसी पर ललिता का भविष्य निर्भर है। शेखर अब उसका कोई नहीं है। ललिता किसी बात में शेखर से सलाह लेने की कौन कहे, बोलना भी नहीं चाहती। शेखर ने कपड़े उतारे और आराम कुर्सी पर बैठ गया। वो अब भी उन विचारों में उथल पुथल मचा रहा था। ललिता ने उसे देखकर माथे पर कपड़ा खींच लिया और मुंह घुमा लिया, मानो वो कोई पराया हो। उसके सामने ही गिरीन्द्र को अपने पास बुलाकर काफी समय तक बातें करती रही। ऐसा प्रतीत होता था कि शेखर अब उसका कोई भी नहीं है और गिरीन्द्र ही उसका सगा है। ललिता के ऐसे व्यवहार से शेखर को बड़ी ठेस लगी।
धीरे धीरे ललिता के प्रति जो भी प्रेम शेखर के हृदय में था, घृणा के रूप में बदल गया। गिरेंद्र तथा ललिता की कानाफूसी के प्रति शेखर ने विचार किया कि कहीं उसकी गुप्त बातें तो नहीं हो रही थी। शेखर को यह ख्याल आते ही लज्जा आ गई, परंतु मन में ढाढ़स पैदा कर वो विचार करने लगा कि ऐसा संभव नहीं। यदि वो बातें होती तो अब तक भयंकर दृश्य सामने आ उपस्थित होता और इसके लिए शेखर को अवश्य उत्तर देना पड़ता। एकाएक कमरे में मां के आने की आहट से शेखर की विचारधारा खंडित हुई। उन्होंने कहा, शेखर, तुमको क्या हुआ बेटा? अभी तक हाथ मुंह नहीं धोया? जा रहा हूं, कहता हुआ शेखर तुरंत नीचे चला गया। उसकी घबराहट मां न जान सके, इसीलिए तुरंत मुंह घुमाकर नीचे चला गया। ललिता की इन्हीं तमाम बातों पर शेखर कई दिन तक विचार करता रहा और अभिमानवश अपने मन में विरक्ति के भावों का संचयन करता रहा। वो शेखर की भूल और ज्यादती थी। केवल यही बात वो न सोचता था कि वास्तव में दोष तथा इनकी जड़ कहाँ पर है। उस दिन से आज तक उसने आशा की एक किरण भी ललिता की ओर नहीं फेंकी। निर्लज्ज ललिता स्वयं उसकी छाती से छाती मिलाकर तमाम बातें करने के लिए तैयार थी, उसके लिए भी उसने अवसर नहीं दिया। अपनी हिंसा, क्रोध और अभिमान से जल भुन रहा था। शेखर ही नहीं वरन संसार के सारे पुरुष सभी दोष नारी के ऊपर अभिमान पूर्वक मढ़कर एक तरफा फैसला करते हैं। बेचारी नारी को सब कुछ सहन करना पड़ता है। पुरुष अपने हृदय की ज्वाला में उसे भी जलाकर खाक कर देते हैं, साथ ही साथ वे भी जला करते हैं। पुरुष सदैव से स्त्री जाति को पशु के समान अबला समझते आए हैं, इसलिए पुरुष को अभिमानी कहना उचित ही है। ये ज्वलंत उदाहरण है कि पुरुष कितना स्वार्थी और अभिमानी होता है। मन ही मन जलते हुए एक सप्ताह बीता। आज भी ऑफिस से आने पर उसी प्रकार विचारों की ज्वाला में अपने को तपा रहा था। एकाएक दरवाजे पर आवाज सुनने पड़ते ही उसका ध्यान भंग हो गया। उसके हृदय की गति रुक गई, ये देखकर कि अन्ना काली के साथ ललिता उसके कमरे में आई और फर्श पर बिछे हुए गलीचे पर बैठ गई। बैठने के पश्चात अन्ना काली ने कहा, शेखर भैया, हम लोग कल चले जाएंगे, इस कारण हम दोनों आपको नमस्कार करने आई हैं। शेखर चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। अन्ना काली ने फिर कहा, भैया, न जाने कितने अपराध अनजाने में हमने किए होंगे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। शेखर तुरंत ताड़ गया कि यह अन्ना काली नहीं बल्कि और ही कोई उसके मुंह से बोल रहा है। इस बार शेखर ने पूछा, कल कहाँ जाओगी? पश्चिम की ओर, बाबूजी का मुंगेर ले जाएंगे, वहीं पे गिरीन्द्र बाबू का मकान है। अब हम लोगों का आना बाबूजी के ठीक हो जाने पर भी ना हो सकेगा। यहाँ की जलवायु बाबूजी के लिए लाभदायक नहीं है। अब उनका क्या हाल है? अब कुछ ठीक है। अन्ना काली ने ये कहकर बहुत से नए कपड़े दिखाकर कहा, ये सब ताई जी ने दिए हैं। ललिता अब तक खामोश बैठी रही। फिर अपने स्थान से उठकर वो मेज के समीप आई, अपने आंचल से ताली खोलकर रखते हुए कहने लगी, ये अलमारी की चाबी अब तक मेरे पास ही थी। फिर थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, परंतु एक पैसा भी नहीं बचा है, सब पैसे खर्च हो गए हैं। शेखर ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसकी ओर देखता रहा। अन्ना काली ने ललिता से कहा, अच्छा चलो जीजी, बहुत देर हो रही है। ललिता के कुछ बोलने से पहले ही शेखर ने अन्ना काली से कहा, अन्ना काली, जा माँ से पान ले आ। लेकिन ललिता ने मना कर दिया और बोली, तू यही रह, मैं ले आ रही हूं। ये कहकर वो शीघ्र ही नीचे चली गई और पान लाकर अन्ना काली को दिया कि शेखर को दे दे। पान लेकर शेखर निराश हो गया और जीतने की आशा भरे जुआरी की भांति हार जाने पर चुप होकर बैठा रहा। अच्छा, अब जाती हूं, ये कहकर अन्ना काली ने शेखर के निकट आकर उसके पांव छूकर प्रणाम किया, किंतु ललिता ने वहीं से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर दोनों चली गईं। शेखर अवाक और निराश बैठा रहा। ललिता आई और कुछ कहना चाहती थी, कह गई, पर विदा के समय शेखर को कुछ मौका न देकर तुरंत चली गई। शेखर वहीं ठगा सा बैठा रह गया, कुछ भी नहीं बोला, मानो वो कुछ कहना ही नहीं जानता था। शेखर ललिता से बहुत कुछ कहने का इच्छुक था, पर मौका ही ना पा सका। अन्ना काली को वो शायद इसीलिए साथ लाई थी कि इस विषय में कोई बात ना हो। अपने मन में उसने सोचा, शायद ललिता भी नहीं चाहती कि उस विषय की बात छिड़े, वो शायद पिछली बातें भूल जाना चाहती है। ये सोचकर वो कटी पतंग की भांति लड़खड़ाया हुआ अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। उसके हृदय में ललिता के प्रति विरक्ति समा ही रही थी। आज की इस घटना से उसका हृदय और दुखी हो उठा। लगभग 1 वर्ष बीता। गुरुचरण बाबू के मुंगेर जाने पर भी स्वास्थ्य को कोई लाभ न पहुंचा और वो इस संसार को छोड़कर चल दिए। गिरेंद्र उनको बहुत मानता था और उसने उनकी सेवा करने में कसर नहीं रखी।
आखिरी दम निकलने के समय गुरुचरण बाबू ने उसका हाथ पकड़कर आग्रह के साथ कहा था कि किसी अन्य की भांति उनके परिवार का बहिष्कार किसी दिन न कर दे, अपनी इस घनिष्ठता को आत्मीयता का स्वरूप दे दे। इसका संकेत था कि वो अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ करना चाहते थे। गुरुचरण बाबू ने गिरेंद्र से कहा, यदि मैंने ये सुखदायी नाता अपने जीते जी नहीं देखा तो कोई बात नहीं, पर लोक में बैठकर सुखपूर्वक देख सकूंगा। बेटा, ये याद रखना कि मेरी इस इच्छा पर कहीं कुठाराघात न हो जाए। गिरेंद्र ने खुशी से गुरुचरण बाबू की ये अभिलाषा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की थी। भुवनेश्वरी गुरुचरण बाबू के कलकत्ता वाले मकान के किराएदारों से उनका हाल मालूम कर लिया करती थी। गुरुचरण बाबू के परलोक सिधार जाने की खबर भी उन्हीं से मालूम हुई थी। एक दारुण घटना शेखर के घर में भी घटी। एकाएक नवीन बाबू भी ये परलोक सिधार चले। भुवनेश्वरी के हृदय पर सांप लौट गया। असह्य वेदना के कारण उनमें उन्माद समा गया। वो अपने चित्त की शांति के लिए घर का कामकाज अपनी बड़ी बहू पर छोड़कर काशी चली गईं। जाते समय ये कह गई थीं कि अगले साल शेखर के विवाह के समय सूचित करना, मैं आकर विवाह कर जाऊंगी। ब्याह का सभी इंतजाम नवीन बाबू स्वयं कर गए थे। अब तक शेखर का ब्याह हो गया होता, परंतु एकाएक नवीन बाबू के देहावसान के कारण 1 साल के लिए टल गया। लड़की वाले अब और अधिक दिन रुकना नहीं चाहते थे। इसी कारण कल उन्होंने आकर तिलक कर दिया। इसी महीने में ब्याह हो जाएगा। शेखर अपनी माँ को लिवा लाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने जब अलमारी से सामान निकालकर संदूक में रखना शुरू किया तो उसे ललिता की याद आई। उसका सब काम ललिता ही किया करती थी। ललिता को गए हुए लगभग 3 साल गुजर गए। इस बीच में शेखर को उसका हालचाल न प्राप्त हो सका। उसने समाचार प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं की थी। मालूम होता है इस ओर उसकी प्रवृत्ति भी नहीं हुई। ललिता से वो घृणा करने लगा था, परंतु आज उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ और वो ललिता का समाचार पढ़ने की इच्छा करने लगा। वो सुख में होगी, उसकी शादी कैसे हुई, भली प्रकार हुई अथवा नहीं, अब उसे कोई दुख तो नहीं है। ये सब बातें जानने को वो व्याकुल हो उठा। गुरुचरण बाबू के कलकत्ता वाले मकान के सभी किराएदार घर छोड़कर चले गए हैं। मकान खाली पड़ा है। शेखर के मन में आया कि वो गिरेंद्र का हाल चारू के पिता से पूछे। थोड़ी देर कपड़े रखना भूलकर उसने संदूक खुला पड़ा रहने दिया और झरोखों से बाहर की ओर झांकता रहा। उसी समय घर की दासी ने आकर पुकारा, छोटे भैया, आपको अन्ना काली की माँ बुला रही हैं। दासी ने गुरुचरण बाबू का मकान बताते हुए कहा, हमारी पड़ोसन अन्ना काली की माँ कल रात को बाहर से आई हैं, वही हैं। शेखर, अच्छा जी, मैं अभी आया। इतना कहकर वो नीचे आया। दिन समाप्त होने पर आ गया था। शेखर को मकान के अंदर आते देखकर वो बड़ी हृदय विदारक चीख से रो पड़ी। शेखर उस अभागिन विधवा गुरुचरण बाबू की पत्नी के पास जाकर बैठ गया। उसकी करुणा भरी चीख से शेखर के आंखों में भी आंसू भर आए। अपनी धोती के किनारे से उसने आंसू पोंछ डाले। केवल गुरुचरण बाबू की याद करके नहीं, बल्कि अपने पिता की याद में उसके आंसू निकल आए। दिन समाप्त हो गया। ललिता ने आकर चिराग जलाया। दूर खड़े खड़े ही उसने शेखर को प्रणाम किया, फिर थोड़ी देर ठहर कर चली गई। शेखर ने ललिता को दूसरे की जीवन संगिनी समझ लिया था, इसीलिए शेखर ने उस 17 वर्षीय पराई नववधू की ओर निगाह नहीं की और ना खुलकर बात करने की हिम्मत हुई। फिर जो कुछ भी तिरछी निगाहों से उसने देख पाया, उससे ये अनुभव किया कि ललिता दुबली पतली हो गई है। उस विधवा ने चीखना समाप्त करने के बाद जो कुछ कहा वो इस प्रकार है। वो चाहती है कि अपना मकान बेचकर अपने दामाद के साथ मुंगेर में रहे। घर को शेखर के पिता पहले से ही खरीदने के इच्छुक थे, अतः ठीक दाम देकर शेखर मकान को ले ले तो उसे अति हर्ष होगा। कारण ये कि मकान अपने ही परिचितों के पास रहेगा और उसके लिए उसे मोह और क्षोभ न रहेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ आने पर उसको 2-4 दिन ठहरने के लिए आश्रय तो मिल जाएगा। ये सुनकर शेखर ने कहा कि इस काम के लिए वो अपनी माँ से कहेगा और इस कार्य को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेगा। आंसू पोंछते हुए गुरुचरण बाबू की पत्नी ने पूछा, शेखर, क्या दीदी आएंगे? शेखर, आज ही मैं उन्हें बुलाने के लिए जाने वाला हूँ। ललिता की मामी ने सभी बातें धीरे धीरे ज्ञात कर ली। शेखर का ब्याह कहाँ होगा, क्या क्या तिलक में मिलेगा, कितना गहना दिया जाएगा, नवीन बाबू का देहांत कब हुआ,
दीदी कहाँ है? ये सभी बातें धीरे धीरे उन्होंने मालूम कर ली। इस बातों के समाप्त होने तक चांदनी छिटक आई थी। गिरेंद्र इसी समय नीचे उतर कर आया और शायद वो अपनी बहन के पास गया। शेखर से गुरुचरण बाबू की स्त्री ने पूछा, शेखर, क्या तुम मेरे दामाद को जानते हो? इस तरह के सुयोग्य लड़कों का मिलना संसार में कठिन है। शेखर ने कहा कि इस बारे में उसे जरा भी संदेह नहीं है। गिरेंद्र से उसकी काफी बातें हो चुकी हैं और वो उससे परिचित है। इतना कहकर वो उठकर तेजी से बाहर चला गया, लेकिन बैठक के सामने उसे रुकना पड़ा। ललिता उस घने अंधकार में दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसने पूछा, क्या आज ही माँ को बुलाने जाओगे? हाँ, उससे बहुत शौक हो गया है। उन्हें तो उन्माद सा हो गया है। तुम कैसे हो? ठीक हूँ, कहता हुआ शेखर तेजी से चला गया। लज्जा के अनुभव से शेखर कांप उठा। ललिता के समीप खड़े होने के कारण उसने शरीर को अपवित्र समझा। घर के अंदर आकर किसी प्रकार इधर उधर सामान रखकर उसने संदूक बंद किया। अभी गाड़ी जाने में कुछ विलंब था। ललिता की याद को आग लगाकर नष्ट करने के लिए उसने अपने रोम रोम में आग लगा दी। उसकी याद भुलाने के लिए उसने कसम तक खा डाली। बातचीत के समय गुरुचरण बाबू की पत्नी ने कहा था, सुखपूर्वक शादी न होने के कारण किसी ने ध्यान नहीं दिया। ललिता ने तो तुमको सूचना देने के लिए पहले ही कहा था। ललिता की इन्हीं शेखी भरी बातों से उसके शरीर में आग लग गई। माँ को लेकर शेखर वापस आ गया, परंतु अभी शादी के 10-12 दिन शेष थे। 2-3 दिन व्यतीत हो जाने पर ललिता सवेरे के समय भुवनेश्वरी के पास बैठी हुई कोई चीज उठा उठाकर टोकरी में रख रही थी। इस बात की जानकारी शेखर को न थी कि ललिता आई है। वो कमरे के अंदर आकर माँ को पुकारते ही चौकन्ना हो गया। ललिता ने सिर झुकाकर काम जारी रखा। भुवनेश्वरी ने पूछा, क्या ही बेटा? जिस लिए वो अंदर माँ के पास आया था, उस आशय को भूलकर नहीं कहता हुआ वो झट वहां से चला गया। ललिता की ओर भरपूर नजर न डाल सका था, परंतु उसकी निगाह उसके दोनों हाथों पर पड़ चुकी थी। उसके हाथों में कांच की 2-2 चूड़ियां पड़ी थीं। शेखर ने शुष्क मुस्कान में कहा, ये तो एक तरह का ढोंग है। उसे पता था कि गिरेंद्र ही उसका पति है। विवाहिता स्त्री की इस प्रकार खाली कलाइयों को देखकर आश्चर्य हुआ। उसी संध्या समय की बात है, जब वो तेजी से नीचे जा रहा था, उसी समय ललिता ऊपर आ रही थी। बीच में दोनों ने एक दूसरे को देखा। ललिता एक तरफ रुक गई, परंतु शेखर के पास पहुंचते ही धीमे स्वर बोली, तुमसे कुछ बात कहनी है। शेखर ने आश्चर्यचकित हो पूछा, किससे कहनी है? क्या मुझसे? ललिता, हाँ, तुम ही से कहनी है। शेखर, अब कौन सी बात मुझसे कहने के लिए शेष रह गई? ललिता चुपचाप सुनने सी उसी स्थान पर खड़ी, फिर गहरी सांस छोड़कर धीरे धीरे चली गई। दूसरे दिन शेखर अपनी बैठक में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। इसी बीच ज्यों ही उसने अपनी दृष्टि ऊपर फेंकी तो दिखाई पड़ा कि गिरेंद्र उसके पास आ रहा है। निकट आकर गिरेंद्र एक कुर्सी पर बैठ गया। शेखर ने नमस्कार किया और अखबार को एक तरफ रख दिया। फिर उसकी ओर उसने दृष्टि डाली, मानो उसके आने का कारण जानना चाहता हो। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। किसी ने कोई बात न छेड़ी। आज तक किसी ने इस विषय में बात करने की इच्छा भी प्रकट न की थी। गिरेंद्र ने काम की बात प्रारंभ की। वो बोला, किसी विशेष के लिए आज आपको कष्ट देने आया हूँ। मेरी सास जो चाहती हैं वो तो आपको पता ही है। उनकी इच्छा अपना मकान आप लोगों के हाथ बेचने की है। उन्हीं का संदेश लेकर मैं आया हूँ। इस घर का जितना शीघ्र तोड़ताड़ हो जाए, वो मुंगेर इसी महीने में वापस चली जाए। गिरेंद्र को देखते ही शेखर के हृदय में एक तेज तूफान उमड़ा हुआ था। गिरेंद्र की बातें उसको अच्छी न लगी। उसने गुस्से में कहा, ये सब ठीक है, पर बाबूजी के मरने के बाद से बड़ाई भैया ही करता धरता है। उन्हीं की राय से सब कार्य होते हैं। उन्हीं के पास जाकर ये सब कहिए। मुस्कुराते हुए गिरेंद्र ने कहा, ये बात हमको भी ज्ञात है, परंतु इस बात को आप ही कहें तो अच्छा होगा। उसी भाव से शेखर ने कहा, आपके कहने से भी तो काम बन सकता है। इस समय तो आप ही उस पक्ष के सर्वोपरि हैं। गिरेंद्र, यदि मेरे कहने की आवश्यकता हो तो मैं कह देता हूँ, परंतु कल छोटी दीदी कह रही थी कि आप तनिक ध्यान दे दें तो सारा काम मिनटों में बन जाएगा। शेखर एक मोटे तकिए के सहारे बैठा हुआ बातें कर रहा था। गिरेंद्र के ये शब्द कानों में पड़ने पर वो चौंक कर उठ बैठा और बोला, किसने कहा? जरा फिर सुनूं कि आपने क्या कहा? गिरेंद्र, ललिता दीदी कह रही थी। शेखर ललिता दीदी शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। वो आगे की बात सुन ही नहीं सका कि गिरेंद्र ने क्या कहा। बड़ी उत्कंठा के साथ विह्वल भाव से गिरेंद्र की ओर देखते हुए उसने पूछा, गिरेंद्र बाबू, मुझे क्षमा करना, आपका पाणी ग्रहण ललिता के साथ नहीं हुआ? गिरेंद्र ने दांतों के नीचे जीभ दबाते हुए कहा, नहीं, बस घर के सभी लोगों को तो आप जानते ही हैं। अन्ना काली के साथ मेरा विवाह। ललिता के मुंह से गिरेंद्र को सभी बातें मालूम हो चुकी थी।
बोला, हाँ तय तो कुछ और ही हुआ था। अन्ना काली के साथ शादी की बात न हुई थी। प्राण निकलते समय गुरुचरण बाबू ने मुझसे कहा था कि मैं अन्यत्र अपनी शादी ना करूं। मैंने उनसे उस समय वादा किया था। उनके मरने के बाद ललिता दीदी ने सब बातें मुझे समझाकर कहीं कि वास्तव में किसी को ये मालूम नहीं है कि उनके पतिदेव जीवित हैं या उनकी शादी हो गई है। शायद दूसरे से बात को सुनकर उन पर विश्वास न करते, परंतु मैंने तुरंत उन पर विश्वास कर लिया। इसके सिवा किसी भी स्त्री का एक से अधिक ब्याह भी नहीं हो सकता। और क्या? शेखर की आंखों में पहले से ही आंसू भरे थे। इस समय तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और उसे किसी बात की सुध भी न थी। उसे ये भी ध्यान न था कि एक पुरुष दूसरे के सामने इस प्रकार आंसू बहाए, इस लज्जा का अनुभव भी न था। गिरेंद्र की ओर शेखर भौंचक्का सा देखता रहा। उसका हृदय पहले से ही शंकित था। ललिता के पतिदेव को आज उसने जान लिया। आंसू पोंछते हुए शेखर ने कहा, लेकिन ललिता को आप चाहते हैं? गिरेंद्र के मुख पर वेदना का क्षणिक आभास हुआ, परंतु शीघ्र ही अपने को संभालकर वो हंस दिया और प्रश्न के उत्तर में कहा, आपके इस प्रश्न का उत्तर देना व्यर्थ है। प्यार कितना भी क्यों ना हो, फिर भी किसी ब्याही हुई स्त्री से कोई ब्याह नहीं करता। खैर जाने दे इन बातों को। मैं अपने से बड़ों के सामने इस तरह की बातें नहीं किया करता। गिरेंद्र ने एक बार हंसकर खड़े होते हुए कहा, फिर मैं जा रहा हूँ, बाद में मुलाकात होगी। इतना कहकर प्रणाम करके वो चला गया। शेखर पहले से ही गिरेंद्र के प्रति द्वेष भाव रखता था। आजकल इस अवसर पर तो उस द्वेष ने और भी भयंकर रूप धारण कर लिया। परंतु आज गिरेंद्र के चले जाने पर उसको जहां पर गिरेंद्र बैठा था, बार बार मस्तक झुकाकर वो प्रणाम करता रहा। आदमी कितना बड़ा त्यागी हो सकता है। हंसते हंसते कितने कठिन से कठिन प्रण भी कर बैठता है। ये अनुभव उसे अपने जीवन में आज पहली बार हुआ। दोपहर के बाद भुवनेश्वरी ललिता की मदद से कपड़े ठीक ठाक करके रख रही थी। उसी समय शेखर भी वहां जाकर मां के बिछौने पर जा बैठा। आज वो ललिता को देखकर भी दूर न जा सका। भुवनेश्वरी ने उसकी ओर देखकर कहा, क्यों बेटा? पहले तो निरुत्तर होकर कपड़ों की ओर देखता रहा, फिर थोड़ी देर बाद पूछा, माँ ये क्या हो रहा है? भुवनेश्वरी ने कहा, कितने कपड़े चाहिए, किस प्रकार से दिए जाएंगे? इसी सब का इंतजाम कर रही हूँ। अभी तो और भी कपड़े मंगाने पड़ेंगे। क्यों बेटी ललिता? ललिता ने सिर हिलाकर समर्थन किया। शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि मैं अपना ब्याह ना करूं तो माँ? भुवनेश्वरी ने हंसकर कहा, तुम ये भी कर सकते हो। शेखर, तो फिर ऐसा ही समझिए माँ। व्यग्रतापूर्वक माँ ने कहा, ये कैसी अशुभ बात मुंह से निकाल रहे हो? अब ऐसी बात मत कहना। शेखर, अब तक मैं चुप्पी सीधे रहा माँ, लेकिन अब चुप रहने में भलाई नहीं है। काम सब भले ही सत्यानाश हो जाए, मेरे लिए अब चुप रहना कलंक होगा माँ। भुवनेश्वरी इन बातों का आशय न समझ सकी थी। विशोकाकुल भाव में शेखर की ओर देखने लगी। शेखर ने कहा, तुमने अपने बेटे के अब तक के सभी गुनाह माफ किए हैं, ये भी एक गुनाह माफ कर देना माँ। वास्तव में मैं ये शादी न कर सकूंगा। शेखर की इस बात को सुनकर भुवनेश्वरी की व्यग्रता और भी बढ़ गई, परंतु इस भाव को प्रकट न करके उन्होंने कहा, अच्छा बेटा ठीक है, इस समय मुझे बहुत से आवश्यक कार्य करने हैं। शेखर ने हंसने का सा मुंह बनाकर सूखे स्वर में कहा, मैं तुमसे बिल्कुल सत्य कहता हूँ माँ, ये शादी कत्ते नहीं हो सकती। भुवनेश्वरी, ये भी क्या बच्चों का खेल है बेटा? शेखर, ये बच्चों का खेल नहीं है, इसी कारण तो मैं तुमसे बार बार कहता हूँ माँ। इस बार सचमुच ही कुछ क्रोध करके भुवनेश्वरी ने कहा, मुझे ठीक ठीक बता बात क्या है। इस प्रकार गोल गोल बातें मुझे ना ही भली लगती हैं और ना ही उन्हें समझ पाती हूँ। धीमे स्वर में शेखर ने कहा, किसी दूसरे दिन सुन लोगी, मैं सभी बातें स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने रख दूंगा माँ। किसी दूसरे दिन कहेगा? कपड़ों को एक बार किनारे हटाते हुए भुवनेश्वरी ने कहा, ललिता भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार बैठी है, देखूं उसका कुछ प्रबंध कर सकती हूँ अथवा नहीं। इस बार शेखर ने मुंह उठाकर कहा, माँ, जब तुम उसको साथ ले जा रही हो तो उसके लिए कुछ बंदोबस्त करने की आवश्यकता क्या है? तुम्हारी आज्ञा से बढ़कर उसके लिए और किसकी आज्ञा हो सकती है? शेखर को हंसते देखकर वो बड़े ही आश्चर्य में पड़ गई और एक बार ललिता की ओर देखकर बोली, बेटी ललिता, इसकी बातें सुनती हो ना? ये समझता है कि मैं अपनी इच्छा से जो भी चाहूँ तुमसे कह सकती हूँ, जहाँ चाहूँ ले जा सकती हूँ। शायद वो तुम्हारी मामी से पूछने की भी जरूरत अनुभव नहीं करता। ललिता बिल्कुल चुप रही, पर शेखर की बातचीत और भावों को देखकर वो शर्म के मारे जमीन के अंदर धंसी जा रही थी। शेखर ने फिर कहा, यदि तुम इसकी मामी को सूचना देना ही चाहती हो तो वो तुम्हारी मर्जी, परंतु होगा वही जो तुम कहोगी। मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जिसको तुम साथ ले जाना चाहती हो उसे तनिक भी इनकार न होगा, वो तुम्हारी बहू है माँ। ये कहकर शेखर ने अपना सिर झुका लिया। भुवनेश्वरी आश्चर्य में पड़ गई। जन्म देने वाली माँ के सम्मुख पुत्र का इतना परिहास। लेकिन अपने को संभालकर उन्होंने कहा, क्या कह रहा है शेखर? ललिता मेरी कौन है? शेखर ने मुंह ऊपर नहीं उठाया और धीरे धीरे बोला, 4 वर्ष पहले की बात है।
तुम उसकी सास हो माँ, और वो तुम्हारी पुत्र वधू है। अधिक मैं कहने में असमर्थ हूँ माँ, तुम उसी से सब पूछ लो। ये कहने के पश्चात शेखर ने देखा कि ललिता गले में आंचल डालकर माँ को प्रणाम करने का उपक्रम कर रही है। वो भी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। दोनों ने आशीर्वाद पाने की लालसा से झुककर माँ को प्रणाम किया। दोनों घुटने टेककर जमीन पर नतमस्तक हो गए। इसके पश्चात शेखर 1 मिनट भी न रुक सका और वहां से चला गया। भुवनेश्वरी बड़ी ही प्रसन्न थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। वास्तव में वो ललिता को हृदय से प्यार करती थी, बिल्कुल सगी पुत्री की ही भांति उसे समझती थी। खुशी से उन्होंने ललिता को अपने पास खींच लिया और उसके सामने गहने वाला संदूक खोलकर रख दिया। थोड़ी ही देर में उन्होंने ललिता के संपूर्ण अंगों को गहनों से आभूषित कर दिया। फिर ललिता से कहा, क्या इसी कारण गिरेंद्र का ब्याह अन्नाकाली से हुआ? ललिता ने सुर झुकाए कहा, हाँ माँ, इस संसार में गिरेंद्र बाबू की भांति सत्य पुरुष होना कठिन है। जब मैंने उनसे अपनी बातें बताईं तो उन्होंने मेरे कहने पर विश्वास कर लिया। उन्होंने समझ लिया कि मैं परिणीता हूँ। मेरे पतिदेव इस संसार में मौजूद अवश्य हैं, पर मुझे अपनाएं या ना अपनाएं यही उनकी अपनी इच्छा है। इतना सुनकर गिरेंद्र ने और आगे जानने की चेष्टा न की। भुवनेश्वरी बहुत ही प्रसन्न थी। उन्होंने ललिता के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम दोनों दीर्घजीवी हो। अच्छा बेटी, तुम यहीं ठहरो और मैं जाकर बड़े पुत्र अविनाश को बताऊं कि ब्याह की लड़की बदल गई है। ये कहकर भुवनेश्वरी हंसती हुई प्रसन्नचित्त से अविनाश के कमरे की ओर चली गई और ललिता नई बहू की भांति सिर पर घूंघट डालकर बैठ गई। परिणीता न केवल एक प्रेम कथा है, बल्कि ये उस समय के सामाजिक परिवेश और मान्यताओं पर भी गहरा सवाल उठाती है। सरल भाषा और मार्मिक चित्रण इसे कालजयी बनाते हैं। ये उपन्यास प्रेम और त्याग की शक्ति का प्रतीक है, जो पाठकों को आज भी उतना ही प्रभावित करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये उपन्यास? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, साहित्य और कहानियों की इस खूबसूरत दुनिया में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पढ़ो कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए अपलोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपके समय और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।